हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की। जैसे कि आपको पता है बीएचयू एग्जेम्प्टेड के एग्जाम्स हैं जिनमें उन्होंने रिसर्च प्रपोजल लिखना है एंड यू विल बी जज्ड बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रपोजल। अब ये सिर्फ बीएचयू वाले के लिए ही नहीं है, इनफैक्ट सभी यूनिवर्सिटी सभी लोग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें रिसर्च प्रपोजल तो लिखना है ना। रिसर्च प्रपोजल तो मैंडेटरी है, रिसर्च प्रपोजल तो लिखना है ना। तो कैसे लिखना है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है, तो ये सभी लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये लेक्चर सभी लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है। ये लेक्चर होगा दो पार्ट में। ओके, दो पार्ट तो मस्ट है। इनफैक्ट उसके बाद भी, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें हैं जो मैं सिखाने वाली हूँ, तो डेली कोई ना कोई लेक्चर रहेगा ही रहेगा। बट पूरा ये रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, ये एक टॉपिक दो पार्ट्स में कवर होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में एग्जाम्पल वगैरह और भी बहुत सी चीजें हम देख लेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं आपको राइटिंग सिखा रही हूँ। ओके, राइटिंग मीन्स रिसर्च प्रपोजल का प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ, ना कि रिसर्च प्रपोजल बनाना सिखा रही हूँ। विच मीन्स आई एम assuming here that you have already prepared your research proposal। ठीक है, एक पीडीएफ में आपने ऑलरेडी, जो कॉमन आप सभी यूनिवर्सिटीज के लिए यूज कर रहे हैं, 5000 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स का, कितने का भी आपने आपकी पीडीएफ में है, आपने पीडीएफ में बना रखा है। ओके, या फिर आपने एटलीस्ट कंटेंट रेडी कर लिया है, एटलीस्ट कंटेंट रेडी है। अब उसे लिखना कैसे है, यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं। यहाँ रिसर्च गैप ऐसे फाइंड आउट करो, ऐसे करो, ये सब चीजें मैं नहीं सिखाने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ इन दिस वीडियो। में भी इन फ्यूचर हम और इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनली ऑन रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, दैट इज प्रेजेंटेशन। साथ ही साथ हम कुछ स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे और कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। इसमें से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि लिए अगर आपने अपने रिसर्च प्रपोजल को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया, सही ढंग से लिखा नहीं, भले ही आपने कितना अच्छा रिसर्च गैप फाइंड किया हो, इट विल बी अ वेस्ट अगर आपने सही से उसको लिखा नहीं। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए कि नेट जेआरएफ का जो अभी हो रहा है एग्जाम रिसर्च प्रपोजल के थ्रू, ये एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, वो लोग आपको स्क्रीनिंग करने के लिए, बेसिकली वो लोग कंपटीशन हटाने के लिए, इतने सारे लोग आ गए हैं, सभी का नेट जेआरएफ, ट्रस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड बड़े इंस्टीट्यूट में सभी लोग इतने सारे नेट जेआरएफ आ जाते हैं कि चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 10 सीट होंगी ना, अगर 10 सीट होंगे वहां पे आपको 100 जेआरएफ मिल जाएंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। तो इसमें से सभी जेआरएफ है, सभी इंटेलिजेंट है, तो फिर हमें निकालना कैसे है। अब इसमें से स्क्रीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इन लोगों ने ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है। अब स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पहले तो बेसिस पे ऐसे करेंगे कि जो नॉन सीरियस है, सबसे पहले तो उनको निकालेंगे। ठीक है, नॉन सीरियस जो है उनको सबसे पहले निकालेंगे। अब वो कैसे पता करेंगे, ऑब्वियसली उन्होंने देखिए ऑफलाइन एग्जाम रखा है, ऑफलाइन एग्जाम रखा है, जो लोग वहां एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं, सबसे पहले तो वही लोग हट जाएंगे। एंड ऐसे भी लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे, जो देने जाएंगे ही नहीं। देखिए अब भाई आपके पास आ गया जेआरएफ, वो उनके लिए बीएचयू भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, वो तो उनका तो आईआईटी आईआईएम में भी उनका एम है, तो बीएचयू में ना ही हो ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बीएचयू में वो लोग बुला रहे हैं आपको 2 बार, आपने किसी दूसरे स्टेट से आना, कहीं दूर से आना है, ठीक है, आपको वो लोग बुला रहे हैं 2 बार। तो जाने से पहले जेआरएफ वाला तो पक्का सोचेगा ही सोचेगा कि क्या यार 2 बार मैं जाऊं, और उसके बाद में नहीं हुआ तो कितना अफसोस होगा, इतना खर्चा करके 2 बार जा रहा हूँ। ठीक है, जो नेट वाला है तो चलो वो चला जाएगा, एफर्ट लगा लेगा क्योंकि उसके पास नेट है। जो जेआरएफ वाला है वो तो पक्का सोचेगा ही कि इतनी दूर से मुझे आना है, 2 बार जाऊंगा, नहीं हुआ तो फिर मुझे कितना दुख होगा। तो देखिए ऐसे चक्कर में तो कुछ बच्चे हैं जो जाएंगे ही नहीं, पहुंचेंगे ही नहीं वहां तक। नेक्स्ट, और कैसे स्क्रीनिंग होगा, और ऐसे स्क्रीनिंग होगा, कुछ बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, अपना लिख ही नहीं पाएंगे रिसर्च प्रपोजल पूरे उस टाइम में। अगर आपने कंप्लीट ही नहीं किया, रिसर्च लिखा ही नहीं, तब भी वो रिसर्च प्रपोजल वहां से हट जाएगा, वो बच्चे वो भी हट जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, नेट जेआरएफ है लेकिन रिसर्च प्रपोजल रेडी नहीं है। ठीक है, उनका रिसर्च प्रपोजल रेडी नहीं है, तो कुछ बच्चे इस डर से भी नहीं जाएंगे। ऐसे क्या होता है कि खाली जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि खाली इंटरव्यू है, चलो चले जाते हैं, क्या पता हमारी स्मार्टनेस, हमारी शक्ल देके, हमारी बातचीत का लहजा देके वो लोग हमें सिलेक्ट कर लें। तो इस चक्कर में रिसर्च प्रपोजल कहीं से भी वो लोग लेते हैं, कॉपी वॉपी करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में जाके सोचते हैं हम बातचीत करके इंप्रेस कर लेंगे, और कई बार कर भी लेते हैं, क्या मुझे नहीं पता, मैं आई हैव नेवर ट्राइड दिस। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो इस बट यहाँ पे जब लिखना पड़ेगा उन्हें उन्हें पता है कि ये तो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, तो फिर वो लोग जाने से पहले सोचेंगे अगर उनका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये कुछ 3 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे उन्होंने सोचा कि हम पहले इन लोगों में से भी शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब अगर आप इन तीनों चीजों को, इन तीनों क्राइटेरियाज को बीट कर देते हैं, मतलब आप सीरियस हैं, कहीं से भी हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप वहां पे पहुंच जाते हैं। यू आर अवेलेबल, यू आर अवेलेबल फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट, आपने रिसर्च प्रपोजल भी बनाया है, रिसर्च प्रपोजल भी है आपके पास में।
उसके बाद में आपने कंप्लीट भी लिख लिया टाइम में, पूरे सारे कंपोनेंट्स भी कंप्लीट कर दिए। एक तरीके से आप समझो आपका एक तरीके से मतलब 80% काम हो गया। ठीक है, 80% आपको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। देखिए ये एक ऐसा सच है जो कोई नहीं झुटला सकता कि जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस मिलती ही मिलती है, उसके बाद मिलती है नेट वालों को, उसके बाद आते हैं बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। अब क्यों दी जाती है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बताइएगा, मे बी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। तो नेट जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी ही जाती है। अगर आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए, रिसर्च प्रपोजल वहां पे लिख लिया, लिख दिया, ठीक है, सो आपका 80% काम हो गया। 20% डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटिशन, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी, उसके बेसिस पे आपको आगे 20% में भी सिलेक्शन कर लिया जाएगा। 20% डिपेंड करता है कि कितने बच्चे वहां पहुंचे और उस बच्चों में से किसका अच्छा है, टॉप के जो लोग हैं उनको उस हिसाब से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये चीजें तो आपको सबसे पहले ये चीज तो माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एंड ये समझाने का मेरा मोटिव ये था ताकि आप लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो एंड आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से तैयारी करें। जब भी इंसान कॉन्फिडेंस से तैयारी करता है तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता ही होता है। यहाँ बीएचयू की बात करें, नेट जेआरएफ वाले, ठीक है, उनके पास नेट जेआरएफ है आपका पहले से भी, आप कहीं ना कहीं ट्राई कर ही रहे होंगे। आपका एक रिसर्च प्रपोजल तो रेडी होगा ही होगा, ठीक है, एक रिसर्च प्रपोजल डिटेल वाला रेडी होगा ही होगा। अब आपको क्या करना है, उसमें से शॉर्ट करना है, ठीक है, शॉर्ट करना है एंड उसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, अब आपको जज किया जाएगा कि आपने इंपॉर्टेंट चीजें दे दी, इंपॉर्टेंट चीजें दे दी एंड साथ में प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया है वहां पे, जो कि हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो अब आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को पढ़ के एंड उसमें से अननेसेसरी चीजें हटानी है, क्योंकि जब आदमी रिसर्च प्रपोजल बनाता है ना, प्रिंट आउट उसको लेके जाना, प्रिंट आउट तो क्या करता है 2000 वर्ड का बनाते हैं लोग, 1000 वर्ड का बनाते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप एक आवर में इतना सारा लिख लोगे। अभी आपको लिखना है ना, बीएचयू वालों को तो लिखना है, अब आप इतना जल्दी लिख लोगे। इनफैक्ट और भी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कई बार बोलती है कि लिखना है, राइटिंग है रिसर्च प्रपोजल, तो उसमें भी 500 वर्ड्स ऐसा कुछ देते हैं वो लोग लिमिट। तो उसमें भी आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखें एंड उसको सही ढंग से लिखें। योर वे ऑफ राइटिंग मैटर्स हियर। ये एक चीज हो गई, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में अब रखनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि आपको वहां लिखना है। तो अब आपको राइट एंड प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस कर करके ही प्लीज लर्न एंड गो। अब जब आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में दे दिया तो याद करके क्यों नहीं जा रहे हो, वो भी जब इतने दूर से अगर आप जा रहे हैं तो लर्न कर लीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और पूरा लर्न कर लीजिए एंड उसके बाद ताकि वहां जाके बस आप पेपर में उतार दो सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज अंडरलाइन, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, द की वर्ड्स। कोई हाइलाइटर वगैरह नहीं यूज करना है, साफ लिख दिया। हम मैं भी नहीं बोल रही हूँ, बट अंडरलाइन तो कर सकते हैं ना ऐसे। अब इससे क्या शो होता है, इससे शो होता है इट शोज योर कॉन्फिडेंस। देखिए अंडरलाइन वही बच्चा करता है जिसने कुछ याद किया होता है, जिसने कीवर्ड डाला होता है, जो कीवर्ड याद करके आया है वहां पर लिख रहा है जो चीजें आप हाईलाइट करना चाहते हैं। जो बच्चे याद करके नहीं आए होते ना, जो खाली ऐसे लिखते हैं, वो कभी अंडरलाइन वगैरह कीवर्ड्स नहीं करते। मैं कह रही हूँ एज अ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद माई टीचिंग एक्सपीरियंस। जो बच्चे खाली ऑन द स्पॉट आंसर बनाते हैं, ऐसे लिखना शुरू करते हैं, वो लोग अंडरलाइन कभी नहीं करते और ना ही उनका ध्यान जाता है, ना ही उनके पास कुछ होता है अंडरलाइन करने के लिए। बट जो बच्चे कीवर्ड याद करके आते हैं एंड उसके बेसिस पे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, वो अपने कीवर्ड को अंडरलाइन करते ही करते हैं। एंड जब आपकी टीचर वो खोलेंगे ना, जब चेक करेंगे तो आपके कीवर्ड अगर आपको होंगे तो आपको कंसिडर किया जाएगा। अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर जब वो चेक करेंगे तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोच के कि अगर मुझे किसी का रिसर्च प्रपोजल लिखा हुआ चेक करना है तो मैं क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखूंगी। उसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज तो है भाई हैंड राइटिंग। यस, इट will play a very important role here. Handwriting will play a very important role here. जिसका handwriting readable नहीं होगी मैं नहीं पढ़ूंगी, तो handwriting will play important role here because after all everyone is JRF। JRF वालों का तो एग्जाम हो रहा है, तो जब सभी JRF है तो मैं किसी अच्छे को ही लूंगी ना। अपना दिमाग क्यों मैं खर्च करूंगी कैसी राइटिंग पढ़ने की, मैं जो पढ़ने में इतनी डिफिकल्ट है। सो योर हैंड राइटिंग विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने कहा, अगर आपका अंडरलाइन है और वो देखूंगी, अगर कुछ अंडरलाइन चीजें मुझे मिल रही हैं तो मैं उस रिसर्च प्रपोजल में इंटरेस्ट दिखाऊंगी पढ़ने में। अंडरलाइन नहीं है तो उसे मैं एक तरीके से ऐसे ही समझूंगी। नेक्स्ट मैं ये भी देखूंगी कि कंप्लीट है कि नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट है कि नहीं है। अगर सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट नहीं है, बस उसको भी मैंने रिजेक्ट कर देना है वहीं पे। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है लिखते हुए, प्लीज राइट इन स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स। ऐसा ना हो कि पूरे एक पेज में पूरा कंटिन्यूसली लिखे जा रहे हैं आप, ऐसे नहीं करना है। ए प्लीज मेक स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ शीट, तो ये लिखा, फिर उसके बाद में ये लिखा इतना, फिर उसके बाद में 3 पैराग्राफ हो गए। ठीक है, पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखिए, ना कि बड़े बड़े ऐसे नहीं लिखने हैं। राइट इन स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स।
Next, use scientific language. Where is my cursor? Where's my cursor? Yes, it's here. Seventh, use scientific language. Now, this scientific language doesn't mean any साइंस वाला लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है. इट जस्ट मीन कि रिसर्चर वाली लैंग्वेज यूज करो भाई, रिसर्चर वाली. यू आर गोइंग टू बिकम अ रिसर्चर, रिसर्चर वाली लैंग्वेज यूज करो, उस लेवल का यूज करो कि मास्टर के बच्चे ने लिखा है ऐसा दिखना चाहिए. ऐसे बहुत से बच्चे हैं यूजी कर लिया है, पीजी कर लिया है, पता नहीं कितनी कितनी डिग्री कर लिया है, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ. सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता. इंग्लिश वो लोग करने वाले पीएचडी सारी एजुकेशन इंग्लिश में की है, बट इंग्लिश नहीं बोल सकते, इंग्लिश नहीं लिख सकते, इंग्लिश सेंटेंस नहीं बना सकते. तो ये उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये पॉइंट मैंने यहाँ पे उठाया है. आपकी लैंग्वेज दिखनी चाहिए कि एक मास्टर का बच्चा है. अब ये कैसे होगा? ओवरनाइट तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, कोई नहीं करा सकता, बट येस ऑफ कोर्स इतना बोल सकती हूँ कि जो जो बच्चे हैं जिनका अगर नॉर्मल भी है, अगर वो नॉर्मल भी इंग्लिश बोल पाते हैं, सेंटेंस डेवलप कर पाते हैं, आप प्लीज 10 थीसिस अगर आपने पढ़ ली होंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज साइंटिफिक लैंग्वेज. उनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, 10 थीसिस आप पढ़ेंगे तब तक आप एकदम प्रो हो जाएंगे. 10 थीसिस में आप समझ जाएंगे कि कैसी लैंग्वेज यूज की जाती है बाय रिसर्चर्स. लो जी, मैंने मिटा दिया, टाइम लगा थोड़ा मिटाने में, बट इट्स डन. हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, बट पूरी देख के जाएंगे तो एट द एंड आपका ही फायदा होने वाला, आई एश्योर यू दैट. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है, प्लीज अवॉइड अननेसेसरी कंजंक्शन. ओके, अवॉइड अननेसेसरी कंजंक्शन. अननेसेसरी लोगों को आदत होती है, विच विच is a sign of a bad language. Okay, for example, अब मैं बताती हूँ, there are some people who even make one sentence paragraph. You have to avoid that. One sentence paragraph. अब ये जो चीजें मैं यूज कर रही हूँ, I have learned that in a workshop, in a coursework जहाँ पे हमें ये writing सिखाया था, how to write a research. Okay, so this all these points are coming from my class where I have learned how to write a research proposal. So so there they had strictly told us not to use one sentence paragraph in your research paper. They were saying that they have seen people writing a one sentence paragraph. So ये सब चीजें जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब रिसर्चर्स को पढ़ाई जाती हैं, स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स को पढ़ाई जाते हैं, जो मैं आपको अभी से सिखा रही हूँ. तो ये कुछ चीजें थी, बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है हर एक आदमी को. अब लेट्स कम टू दोज 5 कंपोनेंट्स. अब आपको पता है कि आपके रिसर्च प्रपोजल को उन लोगों ने 5 कंपोनेंट्स में बांट दिया है. आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, एंड ये क्वेश्चन नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड दिस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस. ठीक है, या फिर वो बस जस्ट हेडिंग दे देंगे, या बीच में आपको ऐसा खाली स्पेस इतना सा दिया जाएगा, इस स्पेस में आपको लिखना है. नाउ ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक पेज में 2 टॉपिक आएंगे आएंगे, ऐसा नहीं है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. हो सकता है एक पेज में जगह दिए, एक एक पेज का टॉपिक इतना दिए, आई थिंक इतना देंगे. वेल इट डिपेंड्स कि वो बीच में कितनी जगह है, मार्जिन कितना है, लाइन कैसा, वो दैट डिपेंड्स. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चन पहले से ही प्रिंट होगा और बीच में आपको जगह दी जाएगी, आपको उसमें लिखना है. अब हम देखते हैं कुछ टेम्पलेट्स भी देखेंगे आगे. मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कैसे होते हैं गुड टाइटल, मेथोडोलॉजी, ये सब क्या कैसी होती है, अच्छी कैसे होती है, किस तरीके से लिखना है. आई विल आल्सो गिव यू सम टेम्पलेट्स विद एग्जांपल्स. सो लेट्स कंटिन्यू. ऑलराइट, तो यहाँ से आगे हम पावर पॉइंट के सहारे चलेंगे. पेन टैब मैंने निकाल दिया है. पेन टैब से ना मुझे थोड़ी अड़चन सी होती है, बिकॉज आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट माई माइंड ऑन राइटिंग ऑल्सो एंड स्पीकिंग ऑल्सो. सो बेसिकली एट द एंड दोनों ही अच्छे नहीं हो पाते. बट अब नाउ आई जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पीकिंग, ऑन एक्सप्लेनिंग, सो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन फ्रीली. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट टाइटल. उन्होंने कहा है यू नीड अ कंटेम्प्रेरी टाइटल. देखिए टाइटल से ही उन्होंने कितना फोकस कर दिया, क्योंकि यहीं से समझ आना चाहिए. अगर आपके टाइटल से उन्हें आपकी रिसर्च पसंद नहीं आई तो वो आगे अंदर की चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं. टाइटल, कंटेम्प्रेरी टाइटल क्या होता है? इट शुड एड्रेस द करंट इश्यूज एंड ट्रेंड. करंट इश्यूज से बात होनी चाहिए. एम्फोसाइज नोवेलिटी. आपके टाइटल से नोवेलिटी झलकनी चाहिए. नोवेलिटी मतलब यूनिकनेस, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो. सिग्निफिकेंस, आप ये रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग रिसर्च में क्या कंट्रीब्यूट करेगी ना. से फॉर एग्जांपल आप लेके गए हो इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, वो लोग वो पढ़ के ही समझ जाएंगे कि ये दोनों वेरिएबल पे स्टडी तो ऑलरेडी हो रखी है, तो बस भाई आपका रिजेक्ट. आपका जो टाइटल है इट शुड बी नोवल. उन्हें दिखना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन जेड, तो उन्हें लग जाए ओहो एक्स, इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन जेड तो हुई नहीं है, तो दिस इज अ नोवल थिंग, कि एक न्यू चीज, यूनिक चीज है. आपके टाइटल से ही अंदर का पूरी चीज पता चलनी चाहिए. आपके जो वेरिएबल्स हैं टाइटल में दिख जानी चाहिए. टाइटल पढ़ते ही उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि पूरे टाइटल में, पूरे रिसर्च प्रपोजल में क्या होने वाला है. यूज अप टू डेट टर्मिनोलॉजी. जैसे कि मैंने कहा, आप अपने टाइटल को लिख किस चीज से रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज की गई हैं, दैट मैटर्स. कम्युनिकेट द रिसर्च क्वेश्चन इफेक्टिवली. कीप इट शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल. मेक श्योर इट शुड बी
शॉर्ट, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। अवॉइड क्लिक बेटिंग। व्हाट इज क्लिक बेटिंग? मतलब टाइटल में, टाइटल कुछ और है, अंदर निकला कुछ और। देन ऑल्सो हो सकता है आपका टाइटल इतना अट्रैक्टिव हो, अंदर पता चला निकले कुछ और, भाई फिर तो और ज्यादा जोर से वो आपकी कॉपी साइड में फेंक के मारेंगे, ठीक है, बिकॉज दे विल गेट इरिटेटेड कि टाइटल में कुछ और लिखा है, अंदर निकला कुछ और, ठीक है, सो डोंट डू दैट। नेक्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये है आपका फर्स्ट कंपोनेंट। अब इंट्रोडक्शन में प्लीज कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि शुरुआत से ही वो रीडर्स का अटेंशन खींच ले। इंट्रोड्यूस द रिसर्च टॉपिक, प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। थोड़ा आपको स्टार्टिंग करना है कि हमारे आजकल के वर्ल्ड में ऐसा ऐसा जस्ट एन एग्जांपल ऐसा करके कुछ स्टार्ट कीजिए। एंड देन बैकग्राउंड मतलब हिस्ट्री, व्हेन वी से बैकग्राउंड मींस हिस्ट्री, पहले ऐसा होता था, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आजकल के जमाने में ऐसा ऐसा, फिर गोइंग टू बैकग्राउंड, पहले बैकग्राउंड की इस टॉपिक का कि पहले ऐसे 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 हुआ है। देन थोड़ा सा प्रॉब्लम कि इस रिसर्च में मैं ये करूंगा, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यस देयर इज अ डिफरेंट हेडिंग फॉर दैट, हम उसे डिफरेंटली भी एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पर भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए अपने उसमें इंट्रोडक्शन में, थोड़ा डालिए कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कुछ ऐसा जो है पैराग्राफ में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दिस विल कम इन पैराग्राफ, नॉट इन पॉइंट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसे आप ये ऐसी जगह दी रहेगी ना इन दोनों को, आई वुड सजेस्ट कि आप अलग अलग लिखें, इंट्रोडक्शन अलग, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पे आप क्लियरली स्पेसिफाई करें, ठीक है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आपने की, क्लियरली आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें, यहाँ पे आई मीन पॉइंट आउट कर दें आपकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट। जस्टिफाई द नीड फॉर योर रिसर्च, की क्या जरूरत है इस रिसर्च करने की, क्या कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने वाली है। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर गैप। सबसे पहले आपको, अब यहाँ पे तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर विच जस्ट मीन आपने किस किस लिटरेचर को रिव्यू किया, उसमें क्या आपको मिला है, आपको वो चीज बतानी है। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे, वो लोग जो लिखते हैं कि इस आदमी ने ये बोला, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करने बैठेंगे, बट उतना टाइम नहीं है ना, देखिए टाइम की कमी है आपके पास, तो आप उतना ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो आई व्हाट आई सजेस्ट इज लिटरेचर, मोर लिटरेचर रिव्यू बट इन ब्रीफ, ठीक है, कि मैंने ये मैंने रिव्यू किया, उसने ये बोला, मीन जस्ट गिव द मेन पॉइंट्स, उसने ये बोला, इसका रिव्यू किया मैंने, उसने ये बोला, इसका रिव्यू किया, इसका मैं ये बोला। एंड ऑफ कोर्स ईयर ऑल्सो, एंड मेक श्योर कि लेटेस्ट जरूर हो। अगर आप पुराने लिटरेचर उठा के लेके जा रहे हो, नहीं देखेंगे वो लोग, नॉट रेलिवेंट, आपका लिटरेचर गैप, रिसर्च गैप जो आपने ढूंढना है वो रेलिवेंट नहीं होगा। मेक श्योर कि वो लेटेस्ट हो, ईयर से ही आपको वहां ईयर, सीधा नजर ईयर पे जाती है जब भी हम लिटरेचर रिव्यू को चेक करते हैं। तो सो इन शॉर्ट, ज्यादा जर्नल्स के नाम, ज्यादा लिटरेचर रिव्यू, और उन्होंने क्या बोला वो कम भले ही, क्योंकि हमें जगह दिया ना, हमें उसे मैनेज करना है, तो दो तीन आप लिखे एंड उसी में पेज भर जाए, उससे बेटर है ज्यादा लिखिए बट गिव इन ब्रीफ। नाउ क्लियरली स्टेट द रिसर्च गैप। ओके, ट्रस्ट में लिटरेचर गैप जो है, रिसर्च गैप जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इंट्रोडक्शन से भी पहले इस पूरे पोर्शन में मैं यहाँ तो चेक करूंगी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, अगर मैं आपको पेपर चेक करने बैठूंगी तो इंट्रोडक्शन तो मैं बाद में पढ़ूंगी, सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट में चेक करूंगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर आपने अलग से दिया है तो। अगर आपने एक पूरा पैसेज ही लिखा है तो ये वाला कंपोनेंट मैं स्किप कर दूंगी, बट अगर हेडिंग में लिखा है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो मैं ये वाले कंपोनेंट्स पढ़ूंगी। नेक्स्ट, इसमें लिटरेचर रिव्यू किसने क्या बोला वो मैं बाद में, छोड़ दो उसको, मैं पहले देखूंगी लिटरेचर गैप जो आपने ढूंढा है, तो वो क्लियरली लिखा होना चाहिए। अब ये क्लियरली स्टेट, ये तो सब बोल देते हैं, बट बच्चों को फिर भी समझ नहीं आता कैसा होता है भाई क्लियरली लिटरेचर गैप। सो हियर आई हैव अ टेम्पलेट फॉर यू, यू कैन यूज दिस टेम्पलेट, आई एश्योर यू इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दो टेम्पलेट है, देखते हैं वन बाय वन। ऐसे लिखिए, एग्जिस्टिंग रिसर्च हैज शोन दैट सो एंड सो एंड सो, ठीक है, क्या क्या फाइंडिंग है, एग्जिस्टिंग रिसर्च जो हुई हुई है वो क्या क्या बोल रही है, क्या क्या फाइंडिंग है, आपने क्या क्या ढूंढा, वो यहाँ लिखी। दिस इज अ टेम्पलेट, सो देखिए जो ब्रैकेट में है ये आपको फिल करने हैं, बट ये सेंटेंसेस आपको यूज करनी है। एंड राइट इन पॉइंट्स लाइक दिस, एग्जिस्टिंग रिसर्च हैज शोन दैट सो एंड सो एंड सो। नेक्स्ट, हाउएवर इट हैज नॉट एड्रेस ये, ठीक है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लिमिटेशन और गैप ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज की, मतलब ये हो रखा है, बट ये पॉइंट तो किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। Okay, so use this line, however it has not addressed so and so and so. The research is important, this gap is important because
Then explain the significance of the gap and its potential impact on your field, कि वो आपके जो फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है. दिस गैप इज important. We need to fill this gap because so and so and so. Therefore, my research will focus on. Then state your research question and how it address the gap. ये आप टेम्पलेट यूज कीजिए, इस तरीके से रिसर्च गैप लिखिए. ट्रस्ट मी, यू विल गेट फुल एंड फुल पॉइंट्स. बच्चे रिसर्च गैप तो ढूंढ लेते हैं, बट अगर उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, सही लैंग्वेज यूज करके लिख नहीं पाएंगे, सो इट जस्ट गोइंग टू वेस्ट. शो मतलब ऐसा लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन वॉट यू हैव फाइंड आउट. So this is a right way to present your research gap. Coming to template 2, you can use either of them. It depends on your research. ठीक है, जो रिसर्च है सभी का फील्ड अलग अलग है, सभी की रिसर्च का टाइप अलग होगा. कोई क्वालिटेटिव में है, कोई क्वांटिटेटिव में, सभी का अलग अलग है. सो आपको जो आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग सही लगे, प्लीज यूज इट. टेम्पलेट 2, करंट रिसर्च ऑन whatever your topic is specified, primarily focus on. इस पे ही फोकस कर रही है. हमारा जो करंट रिसर्च है इस टॉपिक में, वो इस चीजों पे ही फोकस करी जा रही है. मीनवाइल देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन सो एंड सो एंड सो, मतलब कि अभी तक जो रिसर्च हुई है वो इस चीजों में ही हुई है, बट आजकल तो ऐसा ट्रेंड चला है. अब लेट अस टेक एन एग्जांपल. और दिस एग्जांपल ये अभी आप यूज नहीं कर सकते. ओके, ये एग्जांपल हम ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब कि 10 साल पहले पहले 10 साल पहले यूज हो सकता है, अभी नहीं. फॉर एग्जांपल, हम इमेजिन कर लेते हैं हम लोग 10 साल पहले हैं, जहाँ सोशल मार्केटिंग जो है नया था, नया कंसेप्ट था. तो उस टाइम पे अगर कोई रिसर्च ग्राफ प्रेजेंट कर रहा होगा तो वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा होगा. करंट रिसर्चेस ऑन मार्केटिंग प्राइमरली फोकस ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग. मीनवाइल देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन सोशल मीडिया marketing through social media. This raise a question about. Then formulate your research question that explore the intersection of established and emerging areas. ठीक है, सो इस तरीके से जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया उस तरीके से आपको ये फिल करने हैं कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो यहाँ पे डालेंगे. By investigating these questions, my research will. Then research will what? Explain how your study will contribute new knowledge and perspective. सो आज के लिए बस हम ये 2 कंपोनेंट ही करेंगे. अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो गया, पता नहीं लोग एंड तक देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे. आज के लिए इतना ही. आगे का भी मैंने सीट्स एवरीथिंग इज रेडी, बट अभी मैं करा नहीं रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा. वी विल डू इट इन सेकेंड पार्ट. एंड अगर आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा, वैसे ही और भी आगे मेरे पास ऐसे टेम्पलेट्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने रेडी करके रखे हैं, मैं दूंगी इन नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. शेयर मुझे पता बच्चे करते नहीं है, सोचे कि उसको भी मिल जाएगा मटेरियल. तो यार एटलीस्ट चलो कमेंट एंड लाइक तो कर दो, बिकॉज उसी से तो मेरा तो उसी से डेवलपमेंट होगा ना, मेरा चैनल तो उसी से ग्रो होगा. मेरे लिए लाइक और कमेंट तो कर दो. कमेंट करो, बताओ डू यू वांट पार्ट 2, डिड यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.